मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हिंदुत्व के रॉक स्टार हैं। इनकी जो क्षमता थी एज अ स्टूडेंट लीडर, और स्टूडेंट लीडर बनना उस वक्त आसान नहीं था, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट लीडर था और स्टूडेंट था और वो सड़क पे था, वो आंदोलनरत था। इसी महत्वाकांक्षा की वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कि तरुण गोगोई के बाद वो नहीं, शायद उनके बेटे वो जगह लेंगे या उनको वो जगह नहीं मिलेगी। क्या इसी लालसा में उन्होंने छोड़ा? जो स्ट्रीट की लड़ाई थी ना, गलियों में जो लड़ाई थी पार्टी के लिए करने वाली और पार्टी को स्थापित करने की लड़ाई, वो हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे थे। बगावत और उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में काफ़ी वक्त था। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तरुण गोगोई को धक्का देके निकालने की कोशिश की। तरुण गोगोई अपने पॉलिटिकल करियर के अंत में पहुंच रहे थे और तब उन्होंने अपनी दावेदारी आगे रखी थी। जब ये पहली बार चुनाव हार गए थे तो ये दिल्ली आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो नरसिम्हा राव ने इनको वापस भेजा कि आप जाइए, अपने क्षेत्र में काम करिए, आपका नंबर भी आएगा कभी ना कभी। दोनों महत्वाकांक्षी हैं, दोनों एक ही दौर में उभरे हुए नेता हैं, दोनों छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। एक को पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, दूसरे को बाद में मिला। आप अगर हेमंत बिश्व शर्मा को बहुत क्लोजली देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ट्रेट नजर आएंगे। विधायक नहीं भी थे तब भी वो जालुकबारी इलाके में जिस तरह से लोगों का काम ये किया करते थे, जिस तरह से लोगों से मिला करते थे, वो अभूतपूर्व था, लोगों ने देखा ही नहीं था। और यही बात हितेश्वर सैकिया ने पहली बार देखी थी। ये तो गजब का नेता है। ये बात नहीं है कि वो जानते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, जानते समझते, सोच समझ के करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा पे लगाए जा रहे थे। मुझे लगता है कि उस तरह के जवाब देने की उनको ज़रूरत पड़ी होगी, अदरवाइज वो पेशे से वकील हैं और डॉक्टरेट है, तो कैसी भाषा होनी चाहिए उनको अच्छी तरह से पता है। आपको लगता है कि सर वो एक जगह बना रहे हैं अपने लिए, योगी आदित्यनाथ के बाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल जीव है, एक राजनीतिक जीव हैं, और वही उनका, अगर उसके बगैर वो जी नहीं सकते। मुझे लगता है कि दिन में 2000-3000 लोगों से जब ना मिले तब तक उनका काम चलता नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा पीछे हटने वाले नेताओं में नहीं है, चाहे आप उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी दें या अंतर्राष्ट्रीय दें या राज्य की दें। वो उन सब चुनौतियों को लेने के लिए तत्पर रहेंगे और लड़ेंगे। मुझे वो चुनौती क्यों नहीं दी जा रही है। साल 2014 से पहले भी कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदी बेल्ट में बीजेपी की सरकारें रहीं। हिंदी बेल्ट की पार्टी कही जाती थी बीजेपी को। लेकिन 2014 के बाद से, खासकर 2015 में पहली बार उत्तर पूर्व के राज्य में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। हम बात कर रहे हैं असम की, और उसके बाद से उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, जिसका श्रेय अमित शाह के साथ साथ एक और व्यक्ति को जाता है जिसने 3 बार बीजेपी की असम में सरकार बनाने में मदद की और सरकार बनाई है। आज हम बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में हेमंत बिश्व शर्मा की, जो कि दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका सफ़र कैसा रहा, ये राजनीतिक सफ़र? कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की, बीजेपी में आए, बीजेपी में भी आते ही तो उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बनाया, अपनी जगह बनाई। और ये रास्ता कैसा रहा उनका ये पूरा राजनीतिक सफ़र, इसी को समझेंगे आज। और हमारे साथ इसको समझाने के लिए मौजूद हैं संजय नंदन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लंबे वक्त तक इन्होंने जो है असम में रिपोर्टिंग की है, नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, असम को समझते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब हेमंत बिश्व शर्मा अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे तब ये वहाँ मौजूद थे। इन्होंने उनको पहली बार विधायक और मंत्री, और उसके बाद यहाँ तक का सफ़र देखा है। तो हम संजय जी से समझते हैं। सर, थैंक यू, आपने पहले तो अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि सर, एक कांग्रेस का मतलब कांग्रेस से शुरू करने वाला, राजनीति शुरू करने वाला व्यक्ति अब बीजेपी में है, और जिस तरह की उनकी भाषा है, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है असम में, क्या ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका और उनकी जर्नी ऐसे ही थी? प्रफुल्ल, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा को समझना हो तो मैं सोच रहा था कि अगर उनके लिए कोई उपमा ढूंढी जाए तो क्या हो सकता है। आपने हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हिंदुत्व के रॉक स्टार हैं। अच्छा। एज ऑफ नाउ, इस वक्त। और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी होते तब भी, अगर वो बीजेपी में होते तो भी मैं यही कह रहा होता, इससे इतर और कुछ नहीं कह रहा होता।
उनकी जो जर्नी रही है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बात नहीं कह रहा हूँ तो इसने 10-11 साल की उम्र से राजनीति को देखना और समझना शुरू कर दिया था। आपको इसके लिए थोड़ा सा असम की राजनीति को समझना होगा। असम की राजनीति ऐसी थी कि 79 से 85 तक वो दौर था जब असम आंदोलन जिसे कहते हैं वो चल रहा था। असम आंदोलन भाषाई स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे था और वो जो पूरा आंदोलन था वो छात्रों के इर्द गिर्द था। और आसू नाम की एक संस्था होती थी, अभी भी है, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, उसके छात्र नेता हुआ करते थे और वो स्कूल तक उनका इन्फिल्ट्रेशन था या स्कूल में भी सक्रिय हो जाते थे, प्रभाव था उनका। तो हेमंत बिश्व शर्मा उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने उस दौर को देखा है और समझने की कोशिश की है। 85 में असम अकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर प्रफुल्ल महंता और भृगु फुकन जैसे नेताओं का हम पहले उदय हो चुका था, मुख्यमंत्री के तौर पे हुआ। उस समय ये सक्रिय हो चुके थे पूरी तरह से। और इनका जब प्रफुल्ल महंता और भृगु कुमार फुकन जैसे नेता जो असम आंदोलन के चेहरे थे और जब मुख्यमंत्री और मंत्री पद संभाल रहे थे, उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त ये गुवाहाटी के एक कॉलेज में थे जिसका नाम है कॉटन कॉलेज। कॉटन कॉलेज अब कॉटन यूनिवर्सिटी बन गया है। कॉटन कॉलेज एक तरह से हम कहें तो हार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एलीट कहाँ पैदा होता है। एक आंकड़ा है कि 7 मुख्यमंत्री 14 में से या 15 में से 7 मुख्यमंत्री जो हैं वो कॉटन कॉलेज से आए हैं। हेमंत भी वहीं से आए। अच्छा। और हेमंत, अब आप समझिए कि जो जहाँ से असम की पूरी राजनीति चल रही थी वहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ था और लगातार 3 साल तक ये उस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। कंटिन्यूस था। तो इनकी जो क्षमता थी एज अ स्टूडेंट लीडर, और स्टूडेंट लीडर बनना उस वक्त आसान नहीं था क्योंकि हर कोई स्टूडेंट लीडर था और स्टूडेंट था और वो सड़क पे था, वो आंदोलनरत था और उस वक्त ये वो था। तो एक बात मान के चलिए कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और महत्वाकांक्षा को कैसे पूरा किया जाता है ये रास्ता ये तय करना जानते हैं। एक आपने कहा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बात कही, क्या इसी महत्वाकांक्षा की वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि तरुण गोगोई के बाद वो नहीं, शायद उनके बेटे वो जगह लेंगे या उनको वो जगह नहीं मिलेगी? क्या इसी लालसा में उन्होंने छोड़ा? देखिए, तरुण गोगोई मुझे लगता है 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी में आने का जो सफ़र था हेमंत बिश्व शर्मा का, वो तरुण गोगोई की वजह से नहीं था। इनके पहले राजनीतिक गुरु अगर कह लें वो थे हितेश्वर सैकिया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल कुमार महंता के बनने से पहले और कुमार महंता के बनने के बाद भी। पहला चुनाव ये जालुकबाड़ी से लड़े थे। ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जालुकबाड़ी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एरिया आता है और वहाँ से भृगु कुमार फुकन चुनाव लड़ते थे और वो पहला चुनाव हार गए थे हेमंत बिश्व शर्मा। और वो इसलिए हारे थे कि इन वक्त पे हितेश्वर सैकिया की तबीयत खराब हो गई थी और वही व्यक्ति थे जो पूरी तरह से फंडिंग से लेके पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करते थे। हेमंत बिश्व शर्मा जैसे कई एक और लीडर्स को आंसू के आंदोलन से खींचकर NSUI में लाने वाले हितेश्वर सैकिया थे। वो लेकर लाए थे इन लोगों को और ये पहला चुनाव हार गए थे। दूसरी बार भी ये वहीं से लड़े और दूसरी बार ये जीते। दूसरी बार जब ये सरकार बनी थी, पहली सरकार जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी, उस वक्त गौरव गोगोई बहुत बच्चे थे। मैंने उनको देखा है, बहुत बच्चे थे वो। उनकी उम्र का ठीक अंदाज़ा नहीं था लेकिन वो किशोर अवस्था में ही थे। ये मंत्री बन गए थे, 30-31 साल उम्र रही होगी उसे, 69 की इनकी पैदाइश है। तो उस समय पहले 1-2 साल इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सुना जाता था, लेकिन ये ज़रूर था कि जहाँ कहीं भी कोई महत्वपूर्ण फैसले हो रहे होते थे या घोषणा हो रही होती थी उसमें हेमंतों का नाम ज़रूर होता था। उस समय बड़े नेता कौन थे? तरुण गोगोई थे, भुवनेश्वर कलिता थे और भी कई एक नेता थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। हितेश्वर सैकिया की पत्नी थी और बहुत सारे नेता, प्रद्युत बरदोलाई बहुत बड़े नेता होते थे और उनकी गिनती होती थी पेकिंग ऑर्डर में। ये लोग काफ़ी ऊपर हुआ करते थे। और उसके बाद
जो तरुण गोगोई का अपना जो स्टाफ था, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। अच्छा। वो बाद में जाके कांग्रेस की पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, तेजपुर से चुनाव भी लड़ा था। जानने वाले लोग उनको जानते, बहुत ही पावरफुल थे। तो उस दौर में इनके बीच में जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दूसरे तीसरे साल के बाद जो स्ट्रीट की लड़ाई थी ना, गलियों में जो लड़ाई थी पार्टी के लिए करने वाली और पार्टी को स्थापित करने की लड़ाई, वो हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे थे और एलीट जो था वो फैसले कर रहा था। उस वक्त पहले दौर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ये समीकरण बदल गया है। पहले टर्म में मुझे याद है कि तरुण गोगोई की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, उन्हें बैक इश्यूज़ बहुत सारे थे, तो कई एक महीने वो परिदृश्य से गायब रहते थे बीमारी की वजह से, या उनका इलाज चल रहा होता था इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे वो समीकरण बदला और बहुत जल्दी हर काम के लिए किसी एक व्यक्ति का जो नाम आता था वो था आपके हेमंत बिश्व शर्मा का ही। तो ये पेकिंग ऑर्डर में बहुत ऊपर आ चुके थे। और उसके बाद से जो इनकी ट्रेनिंग हुई थी, एक पहले आंसू आंदोलन के दौरान, उसके बाद हितेश्वर सैकिया के अंडर में जो ग्राउंड लेवल पे काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही डिटेल्ड था। हम आज डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, डेटा में ये बहुत पहले से माहिर थे। अच्छा। बहुत पहले से माहिर थे। और उसके बाद जब इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री संभाली तो उस वक्त जो है इन्होंने कायाकल्प किया। लेट अस गिव इट टू हिम कि 2001 से जब तक कि हेल्थ मिनिस्टर रहे, अभी बीजेपी सरकार में भी हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास रही थी, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मुझे याद है कि जब रिपोर्टिंग होती थी हर साल हम लोग इस बात को गिनते थे कि मलेरिया जैसी बीमारी से कितने लोग असम में मर रहे हैं, हेल्थ की व्यवस्था कितनी बुरी थी। तो इस आदमी ने उस चीज़ को परखा था और पकड़ा था, तो उसको किस तरह से इसने ट्रांसफॉर्म किया था। तो ये सारी चीज़ें इनके क्रेडिट में थी। और ये 24/7 पॉलिटिशियन है और इनका धीरे धीरे हर फैसले में इनका होता था, क्योंकि ये 24/7 थे। और उस समय असम के का जो एलीट वर्ग था वो इतनी मेहनत करने का मादा नहीं रखता था जितना हितेश्वर सैकिया के शिष्य के रूप में इन्होंने काम करना सीखा था। लेकिन क्या उनको ये लगने लगा था कि तरुण गोगोई के बाद वही होंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया था जब उनको नहीं होता हुआ दिखा, इसीलिए फिर उन्होंने बगावत की? बगावत और उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में काफ़ी वक्त था। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तरुण गोगोई को धक्का देके निकालने की कोशिश की। तरुण गोगोई अपने पॉलिटिकल करियर के अंत में पहुंच रहे थे और तब उन्होंने अपनी दावेदारी आगे रखी थी। और जो लास्ट इलेक्शन, अगर 2011 के आसपास का जो इलेक्शन था, वो पूरी तरह से हेमंत के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ा गया था। तो इनको माना जाता था कि ये पूरी जो जीत है वो तरुण गोगोई की नहीं है, वो हेमंत बिश्व शर्मा की। और वहाँ के लोग ये इस बात को मान रहे थे और ये बात इन्होंने मनवाई, या लोगों ने स्वयं तथ्यों के आधार पर या जो चीज़ परसेप्शन के आधार पर इस बात को माना, ये मैं कहना मुश्किल है। लेकिन जनता इस बात को मान रही थी कि अगर कोई अगला मुख्यमंत्री हो सकता है तो वो हेमंत बिश्व शर्मा ही हो सकते हैं। उस पूरी लड़ाई के बीच में पुत्र मोह कहाँ आया, कब आया, ये कहना मुश्किल है, या वो शुरू से था। लेकिन उन्होंने शायद सेंस कर लिया था कि तरुण गोगोई का झुकाव गौरव गोगोई की तरफ है, वो उनको आके अपनी राजनीति सौंपना चाहेंगे। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा टाइप के जो बहुत ही तेज़ तर्रार नेता हैं, उनको ये सेंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जानते हैं कि तो कब फिर एक कहानी वो सुनाते हैं, आपने भी सुनी होगी, कि वो राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगते हैं, वो मिलने जाते हैं, फिर वहाँ चाय आती है, फिर उनका डॉग आता है, वो भी उसी प्लेट से बिस्किट खाने लगता है, और इसी बात से वो आहत हो गए कि नेताओं के लिए समय नहीं है और आदर नहीं है। ये कहानी बाद में उन्होंने बनाई, या आपको लगता है कि ये कहानी भी उसमें एक ऐड ऑन कर गई और फिर वो बाहर निकल गए? देखिए, हम किसी और प्रश्न की और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब ये पॉलिटिक्स में आ रहे थे, पॉलिटिक्स में पहले थे, छात्र राजनीति में थे, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में आए तो इनके पास दो विकल्प थे। एक असम गण परिषद का विकल्प था और दूसरा जो विकल्प था वो कांग्रेस का विकल्प था। तो लेकिन इन्होंने उस वक्त ये बात अपने दोस्तों को उन्होंने कई बार कही है, जिनसे ये अनपॉलिटिकल होके भी ये बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पे देखना चाहते हैं।
इसीलिए उन्होंने असम गण परिषद की जगह उन्होंने कांग्रेस को चुना था। वो एक राष्ट्रीय परिदृश्य में खुद को देख रहे थे और वो उसको करना चाहते थे। और एक और ख़ास बात, जब ये पहली बार चुनाव हार गए थे तो ये दिल्ली आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो नरसिम्हा राव ने इनको वापस भेजा कि आप जाइए अपने क्षेत्र में काम करिए, आपका नंबर भी आएगा कभी ना कभी। नरसिम्हा राव चूँकि हितेश्वर सैकिया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे तो उन्होंने कहा था कि तुम वापस जाओ, वहाँ काम करो, दिल्ली तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ये आदमी जो है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से तो फिर ये कहानी इसी वजह से, और अब आते हैं कि देखिए अब किसी भी आइडिया का समय होता है। तो इनके दिमाग में जो आइडिया था कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी राष्ट्रीय स्तर पे जाऊंगा, मैं भी बड़े नेता के तौर पे गिना जाऊंगा, एक असम जैसे राज्य का जिसमें आज हम उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन असम आंदोलन के बाद से उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। उस राज्य को आज हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे इनके सपने और इनकी महत्वाकांक्षा कहीं ज़्यादा रही होगी, क्योंकि ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, बहुत पढ़ा लिखा है और ये हर तरह की भाषा बोल सकता है और हर किसी से कम्युनिकेट कर सकता है और ये एग्जीक्यूट कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी कभी भी इन पे हावी नहीं हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी को ये चला सकते हैं, पॉलिटिक्रेसी के साथ साथ ये ब्यूरोक्रेसी को चला सकते हैं। तो इस आदमी में ये महत्वाकांक्षा ना हो ये कहना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि उस समय फैसला हो चुका था और हम लोग जानते हैं कि किस तरह का परिदृश्य था। बहुत कोशिशें हो रही थी कि भाई इनको मना लिया जाए किसी तरह से। हम गुलाम नबी आज़ाद का वर्जन भी हम सुन चुके हैं कि उस समय क्या हो रहा था। फिर इनको फाइनली बहुत मेहनत के बाद शायद राहुल गांधी जी ने इनको समय दिया था और जिसमें इन्होंने देखा कि इनके ऊपर उनका जो है ध्यान कम है, उनके कुत्ते के ऊपर ध्यान ज़्यादा है। देखिए, देयर इज़ नो रीज़न कि हम इसको गलत माने, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कभी इसका खंडन तो किया नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और था, मैं कुत्तों को नहीं, इन्हीं को बिस्किट खिला रहा था, ऐसा तो उन्होंने कभी कहा नहीं। तो हम लोग इसको गलत क्यों माने? जो दूसरा पक्ष है उसने कभी इस पे संदेह तो जाहिर किया नहीं और वो तो हो सकता है कि कांग्रेस में इसी तरह से अपने नेताओं को ट्रीट किया जाता हो जिसकी वजह से गए। और एक बात, अगला प्रश्न आपका, मुझे पता है कि आप बीजेपी की तरफ मोड़ना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं एक और बहुत ही रोचक है। जब ये राजनीति में नहीं आए थे, छात्र राजनीति में ही थे, तो इनके एक मित्र हैं, कॉटन कॉलेज के ही मित्र हैं, उनको इन्होंने उस समय 90 के शुरुआती दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, 90 के शुरुआती दिनों में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। तो एक बात हेमंत बिश्व शर्मा ने कही थी जो मित्र आज याद करते हैं, वो ये कही थी कि ये आंदोलन बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी बना देगा। उस वक्त असम के अंदर ऐसी चर्चा नहीं होती थी, 2001 में भी ऐसी चर्चा नहीं होती थी जब मैं असम में मैंने अपनी रिपोर्टिंग का दौर शुरू किया था। उस वक्त भी ये चर्चा नहीं होती थी और ये आदमी उस चीज़ को देख रहा था और राष्ट्रीय संदर्भ में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो एक बहुत ही चतुर और बहुत ही समझदार नेता के गुण तो इनमें हमेशा से थे ही। सर, जैसे ही आपने कहा ना कि इनमें ये आ गया था, इनको पता था कि बीजेपी बड़ा कर रही है, दिखने लगा था 90, तो इन्होंने फिर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। एजीपी में नहीं जा सकते थे आंसू से, तो इन्होंने फिर थामा दामन बीजेपी का, और बीजेपी ने भी कोई इनको तुरंत कोई बड़ी चीज़ नहीं दी। इनसे असम में जो काम लेना था वो तो लिया ही, प्लस नॉर्थ ईस्ट का एक जिम्मेदारी दी। आपको लगता है कि ये कोई एक सौदेबाजी इनके बीच में हुई होगी? देखिए, सौदेबाजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी में जब आए थे तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनके टैलेंट को तो जानता ही होगा। दूसरी बात ये है कि बीजेपी का जो पूरा कैंपेन तब तक का था वो तरुण गोगोई की तरफ टारगेटेड तो था ही था, इनके ऊपर भी टारगेटेड था। जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे और दूसरी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, तो बहुत सारी जगहों पे आपको देखें, आपको अगर याद करने हैं तो उनका पूरा कैंपेन इनके ऊपर टारगेटेड था। तीसरी बात यह है कि सर्बानंद सोनोवाल के रूप में उनके पास एक बहुत ही कद्दावर नेता आ चुका था
और 2014 या 15 में, जब 14 में सरकार बनी थी, तो सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में बुलाया गया था और वो मंत्री बने थे। यहाँ पे युवा और खेल मंत्री थे और आयुष मंत्रालय भी शायद उनके पास था, और उनको वापस असम में भेजा गया नेतृत्व संभाल कर, और इस घोषणा के साथ कि सर्बानंद सोनोवाल जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। 2014 का जो चुनाव था, जो लोकसभा 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी ने अब तक का सफलतम प्रदर्शन किया था। 7 सीटें आई थी बीजेपी की अकेली, और एक इंडिपेंडेंट जो उनके साथ लड़ रहे थे गठजोड़ में। तो 8 सीटें 14 में से आई थी। पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ था, और वो सब हुआ था सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में। तो बीजेपी ने बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक टैलेंट को लिया, लेकिन टैलेंट को अपने अंदर आत्मसात किया, अपने में ढाला, और उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू किया था। सर, ये कहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जब आए तो एक तो उन्होंने बीजेपी को असम में पैर जमाने में मदद की, साथ ही साथ जो पास के राज्य थे, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसमें भी बीजेपी को मजबूत संगठन खड़ा करने में और सरकार बनाने में मदद की। आपको लगता है कि क्योंकि आपने हेमंत बिश्व शर्मा को इतना करीब से देखा है, वो ऐसा कर सकते थे? क्योंकि श्रेय दिया रहता है उनको नोएडा की वजह से। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट पे फोकस होना है, ये बीजेपी का बहुत पुराना कार्यक्रम है, नया कार्यक्रम नहीं है। 2015-16 में जब इनकी सरकार बनी, उसके बाद से वो इस पोजीशन में थे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और बतौर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पास शायद इतना बैंडविड्थ नहीं रहा होगा कि वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हेमंतो के पास सिर्फ बैंडविड्थ ही नहीं, उनके पास दोस्ती भी थी। बतौर कांग्रेसी वो बहुत सारे, और बतौर मंत्री वो बहुत सारे नेताओं से मिल चुके थे, और एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी आप असम को एक मोनोलिथिक सोसाइटी के तौर पे नहीं देख सकते। असम में बहुत सारी जनजातियां हैं, और सबका अपना नेशनलिज्म है, सबका अपना सब नेशनलिज्म का काम करता रहता है, और सबको साथ लेकर कोई चल सकता था, तो एक बहुत ही समर्थ पॉलिटिशियन ही वो इस काम को कर सकता था। तो जब नेडा की तरफ आपका इशारा है, नेडा में करीब 19 अलग अलग तरह की, 19 या 17 अलग अलग तरह की पार्टियां हैं, और उसमें कई तो ऐसे हैं जो कि देश विरोधी मिलिटेंसी एक्टिविटी में थे, जो बाद में मेन स्ट्रीम में आए थे। तो इस तरह की भी घटना होती थी। तो वो कार्यक्रम बीजेपी का पुराना था, लेकिन उस कार्यक्रम को देना इनको, वो बहुत विश्वास का कार्यक्रम था, और वो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व का ही फैसला रहा होगा। और केंद्रीय नेतृत्व से मेरा ज़ाहिर तौर पे मेरा जो इशारा है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की ओर है, कि उनका विश्वास ज़रूर रहा होगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को दिया। और जैसे त्रिपुरा में सरकार बनी, नागालैंड में बनी, लेकिन वहाँ पे जो नेता थे, आपको ये देना पड़ेगा कि वो एक फोल्ड में आए तो ज़रूर, लेकिन नेफ्यू रियो की जैसे सरकार बनती है नागालैंड में, तो उसमें नेफ्यू रियो की अपनी भूमिका भी है। तो अगर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन्होंने सबको एक साथ और बहुत लंबे समय तक एक साथ रखा, ये बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उसमें जो नेता थे, जैसे संगमा हैं, हाँ। तो वो अपने आप बहुत बड़े नेता हैं। अगर मेघालय के संदर्भ में देखा जाए तो संगमा बहुत बड़े नेता हैं। तो उन सबको एक साथ रखना, एक मंच पे रखना, और इन सबको एक मंत्र पे देना, डेवलपमेंट फर्स्ट, कि आप विकास को पहले कर लेते हैं, बाद में हम लोग इन और सब समस्याओं को हम लोग टैकल कर लेंगे। तो ये मंत्र दिया कि डेवलपमेंट फर्स्ट का हम लोग मोटो करते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। बाद में जो हमारे बीच में जो भी जो मनमुटाव है या दूरियां हैं, उसको हम लोग उस लिहाज से नापेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पैरामीटर पे हमको देखेंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बाहर से अगर हम देखते हैं तो ये जो मंत्र था, डेवलपमेंट फर्स्ट का मंत्र था, उसमें सभी पार्टियों को जोड़ने में इनको मदद मिली, और जो तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इनको मिला, उसको इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। इसका परिणाम भी मिला। दूसरी बार जब सरकार बनी तो इनको मुख्यमंत्री बनाया, और सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुला लिया गया। हाँ, देखिए, अब यहाँ पे क्या, दोनों के इक्वेशन की बात है। मैं सर्बानंद सोनोवाल की पॉलिटिक्स को जहाँ तक देखता हूँ, वो ये रही है कि वो बहुत ही साफ़ सुथरे नेता के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनका रोल
को कम करके आंकना ठीक नहीं है। जो पहला टर्म था बीजेपी का, वो आसान टर्म नहीं था। हमको याद रहता है कि दिल्ली के में सीए विरोधी आंदोलन बहुत दिन तक चला था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ सीए विरोधी आंदोलन असम में चल रहा था। और लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये दूसरा असम आंदोलन का रूप ले लेगा, लेकिन उसको जिस सख्ती के साथ सर्बानंद सोनोवाल ने कंटेन किया, और कंटेन ही नहीं किया, अगली बार सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अगली बार बीजेपी दोबारा आई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस दौर में ही जो डबल इंजन की सरकार और उन सारी चीज़ें का जो कहानी है वो शुरू होती है। तो ये कहा जाता है। और फिर एक और बात देखिए, एज अ पॉलिटिकल, जो हम लोग पॉलिटिकल घटनाओं को देखते रहते हैं कि भारत के इतिहास में हाल फिलहाल में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जो इतनी गरिमा से पद छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि सर, सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, पहली बार आपने कहा उनके नेतृत्व में लड़े, वो मुख्यमंत्री बनते हैं सक्सेसफुली, दूसरा टर्म भी लेकर आते हैं, लेकिन वो अपना कार्यकाल की शपथ ले उससे पहले वो हेमंता को देके वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो दोनों के रिलेशन कैसे हैं सर? मैंने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें मनमुटाव की बात आती है, तो ये कहना कि मनमुटाव है, ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि दोनों महत्वाकांक्षी हैं, दोनों एक ही दौर में उभरे हुए नेता हैं, दोनों छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। एक को पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, दूसरे को बाद में मिला, और दूसरे की महत्वाकांक्षा लोग देखते हैं, पहले की नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते हैं। तो बस इतना ही है, फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों ही बहुत ही मजे हुए नेता हैं। और आप पहला टर्म अगर हम सर्बानंद सोनोवाल का लेते हैं तो वो कोई छोटा टर्म नहीं था, और जिस तरह से उन्होंने 5 साल चलाया, पहली बार सरकार बन रही थी, और जिस दिशा में ले गए उसी दिशा को हेमंत तो आगे ले जा रहे हैं, उसमें बहुत कोई दुराव नहीं। और एक चित्र जो इस बार बहुत जो अभी चुनाव जीतने के बाद तो उसमें दो भाइयों का जैसा रिलेशनशिप दिखता है, जो कितना सुंदर पहलू है। हम तो ये इस तरह के चित्र देखने के लिए आप उसको सुंदर भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कितने स्मार्ट पॉलिटिशियन है हेमंता, कि तुरंत फूल माला देके वो ये बताने चलेगा कि थैंक यू, आपने टर्म दिया और अब अगला टर्म भी मेरा है। हाँ, वो तो पहले से घोषित ही थे, ऐसा नहीं था कि उसमें बदलाव आने वाला है। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में कभी आपने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, और इसके लिए देखिए वैसी बात है कि ये आपको शीर्ष नेतृत्व को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट तो देना चाहिए। इन दोनों को संभाल के रखना, दोनों को एस्पिरेशंस, दोनों ही मजे हुए राजनेता हैं और दोनों कैपेबल हैं, इसके बावजूद दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हेमंत तो अब जैसा कि लगता है कि असम की सीमाओं को लांघ चुके हैं वो एज ए नेता। सर, ये एक सवाल ये है कि जब आपने उनको देखा था पहला चुनाव, आपने कहा कि वो हारे, उसके बाद जीते, मंत्री बनते हुए देखा आपने, तो क्या तब भी जिस तरह के हिंदुत्व का लाइन आज वो लेते हैं, जिस तरह से आपने कहा ना कि मैंने पोस्टर बॉय का, आपने कहा रॉकस्टार है, तो क्या वो उस समय भी थे, वो हिंदुत्व को लेकर इतना ही स्ट्रांगली बात करते थे, असम की जो अस्मिता है उसको लेकर इसी तरह थे, या फिर थोड़ा सा डाउन प्ले करते थे? देखिए, मैंने आपको एक घटना का जिक्र किया जहां वो अपने दोस्त को कह रहे थे कि राम मंदिर आंदोलन बीजेपी को पूरे देश में ले जाएगा। तो राम मंदिर आंदोलन और पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था उसको तो वो देख ही रहे थे। दूसरी बात ये है कि जिस भाषा का, जिस लिंगों का इस्तेमाल हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, वो हाशिए की भाषा रही है। वो अक्सर, अगर आप राह चलते लोगों से बात करेंगे तो वो उसी भाषा का इस्तेमाल करता है। हेमंतो ने बिना किसी लिहाज के उस भाषा को मेन स्ट्रीम कर दिया है, उस भाषा को कि एक अमुक वर्ग है, उसको ऐसा कहा जाना चाहिए, उसको वो मुझे वोट नहीं देता है तो हम उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी जो भाषा है उसको उन्होंने मेन स्ट्रीम कर दिया। वो भाषा वहाँ के लोगों की बातचीत का हिस्सा रहा है। उस बातचीत को वो भाषणों में ले आए, वो भाषणों में ले आए हैं जो अब तक नहीं लाया जाता था, और उसी को हम लोग हिंदुत्व का एक तरह से देखते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन इससे इतर वो हम लोग जो पब्लिक पर्सोना देखते हैं, उसके पीछे का जो पॉलिटिशियन है उसको भूल जाते हैं। उस आदमी की खासियत ये तो है कि वो पब्लिक से किस तरह से कम्युनिकेट कर लेता है, किस तरह से अपनी बात कह लेता है। वो बहुत पुराना डिबेटर रहा है,
तो कॉटन कॉलेज के डिबेट्स बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सम्मानित इवेंट्स हुआ करते थे, उसको जीतने वाले व्यक्ति हैं। और लेकिन उसके पीछे का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो उससे ज़्यादा शार्प है। जिस तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई हैं उसकी हम चर्चा नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे जीत का श्रेय मैं नहीं देना चाहूँगा। मैं वो बाहर का मुलम्मा ज़रूर हैं, लेकिन अंदर जो डेवलपमेंट को लेके पुश है और जो एफिशिएंसी को लेके जो पुश है वो बहुत ही तेज़ है। सर सवाल इसलिए भी है ना, जैसे जो डेवलपमेंट का एजेंडा है कोर में वो तो है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व का ज़्यादा चर्चा होती है। असम में भी डेवलपमेंट नो डाउट हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन जो चर्चा होती है जो भाषणों की, वो हेमंत बिश्व शर्मा के हिंदुत्व प्रो हिंदुत्व वाले भाषणों की होती है, उनके उस स्टेटमेंट्स की होती है जो प्रो हिंदुत्व होते हैं। वो एक खास कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा दिखता है। देखिए, वो चर्चा की बात है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी इन चर्चाओं पे नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग असम गण परिषद भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। वो 2 बार सत्ता में आए, उसके बाद फिर कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं चल पाता है, हाशिए पर है। उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो डेवलपमेंट का जो काम था वो नहीं हो रहा था। हेमंतों ने उस भाषा को तो पिक किया, लेकिन साथ में जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा था उसको पुश किया। एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि इनके पास करीब पिछले टर्म में करीब 1,40,000 लोग आए पर्सनली मिलने, जो सीएम के ऑफिस में आते हैं, जो जनता दरबार भी जिसको कहा जाता है, उसमें आए। उसमें से 89% लोगों का रिजोल्यूशन हुआ, काम हो गया, काम का रिजोल्यूशन, जो बहुत हाई परसेंटेज माना जाता है। उसी तरह से जो एजुकेशन का है, तो आप को ये मानने में आप चौंक जाएंगे इस आंकड़े को लेके कि सबसे ज़्यादा अगर देश पे पर विद्यार्थी अगर खर्च होता है, पर स्टूडेंट खर्च होता है, तो असम में 22,000 से ज़्यादा रुपए पर स्टूडेंट खर्च हो रहा है। वो तमिलनाडु और केरल से ज़्यादा है। तो इस तरह का कार्यक्रम वो चल रहा होता था, इसीलिए जब लोग उन्हें मामा कहने लगे हैं तो फिर लगता है कि यार इसकी कोई वजह तो मामा के पीछे की कहानी क्या है? वो अपने आप को असम का शिवराज सिंह चौहान बनाने निकले हैं। देखिए, वो असम के हेमंतो शर्मा ही रहेंगे, विश्व शर्मा ही रहेंगे, क्योंकि वो योगी का भी एक आता है कि वो बुलडोजर स्टाइल में चलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वहाँ मामा भी कहलवाते हैं। ये सारे लोगों को साथ में समाहित करने वाली चीज़ें कर रहे हैं एकदम। हाँ, ये बहुत ही रोचक पहलू है। आप अगर हेमंत बिश्व शर्मा को बहुत क्लोजली देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ट्रेट नज़र आएंगे। आप अगर मैंने डेवलपमेंट की बात की, मैं ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं उसकी बात की, तो एक और किस तरह से पॉलिटिकल एक्यूमेन जो जोड़ना तोड़ना सबको साथ लेके चलते हैं। कौन विरोधी है और कौन पक्ष में है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विरोधी इनका पक्षकार सबसे बड़ा हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आपको अरुण जेटली दिखाई देंगे, हाँ। इनमें आपको नितिन गडकरी दिखाई देंगे, इनमें आपको अमित शाह दिखाई देंगे। ये आदमी हर किसी को समाहित करके एक, और उसके बावजूद ये हेमंत बिश्व शर्मा ही दिखेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हर किसी के गुण को समाहित कर लेता है और उसका इस्तेमाल करता है, और इसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसके बावजूद इसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो ये आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनको, जब मैंने अभी चुनाव की बहुत सारी तस्वीरें देखी जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी वो डालते हैं, उसमें लोग मामा मामा करके चिल्ला रहे होते हैं दोनों साइड में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो। उनको कहलवाना पसंद है या उनको लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट पसंद से नाम दे दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा पसंद है वो लोगों के, और जिस तरह की पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है पिछले 15 सालों में, वो अभूतपूर्व है। असम की पॉलिटिक्स में थोड़ी सी भद्रलोक वाला अंश दिखाई देता था, लेकिन इन्होंने उन सारी बंधनों को तोड़ा है। लोगों से जिस तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, जिस तरह का अप्रोच है, वो सब दिखता है कि देखिए, वो 3 E's वाले पॉलिटिक्स बोलते हैं। एम्पैथी भी है इसमें, एम्पैथी का भाव बहुत ज़्यादा है। आप उस चीज़ को कभी नकार ही नहीं सकते कि जिस तरह से एफिशिएंट और एम्पैथी से भरा हुआ पूरा एक जो प्रोग्राम होता है ना, तो वो अपने आप लोगों को बरबस, सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ में काम हुआ तो उसका फ़ायदा किसको मिलता है? बच्चों को होता है, माँओं को होता है। तो फिर आपको बहुत नेचुरल संबंध बनता है। और अगर शिवराज सिंह चौहान
उनको कहा गया तो उसकी वजह भी यही थी कि उन्होंने जो घर की बेटियों को लेकर, माँओं को लेके उनकी जो संवेदना थी वो जग जाहिर होती थी। तो इन्होंने उस भाव को एज अ हेल्थ मिनिस्टर भी और एज अ चीफ मिनिस्टर भी उसको कैरी किया है। तो वहाँ पे इनको मामा का दर्जा तुरंत मिल गया। मामा मेहनत करनी पड़ी है, पिछले 15-20 सालों से तो लगातार लगे हुए हैं, इतनी आसानी से मामा बनना, मामा बना के नहीं मामा बने ना ये तो अपनी मेहनत से बने हैं मामा। सर एक बात ये भी है कि सर आपने उनके चुनाव का स्टाइल देखा हो, चुनाव लड़ने का जिस तरह से है, एक तो वो ओपन जीप में जिस तरह से लोगों के बीच में से गुजरते हैं, मामा मामा होता है, या लोग उनको खाने की चीज़ें देते हैं। आमतौर पर सीएम जो है उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि हर चीज़ सीधे नहीं आ सकती। सीएम होने के बावजूद वो लोगों से चीज़ें ले लेते हैं, चाहे खाने की चीज़ हो या कुछ, आपने देखा है कि सिक्योरिटी थ्रेट होता है, उसके बावजूद ये सब करते हैं। क्या ये एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए कि मैं आप ही के बीच में से एक हूँ, या सोची समझी रणनीति है उनकी भी? देखिए, कैंपेन तो एक रणनीति के तहत ही होता है, लेकिन लोगों से घुलने मिलने में इन्हों कभी कोताही नहीं रही। जो इनके शुरुआती दिनों को लोग जो जानते हैं ना, इनका पूरा प्रोग्रेशन ही इसी तौर पे हुआ है। इनका जब ये विधायक नहीं भी थे तब भी वो जालुकबारी इलाके में जिस तरह से लोगों का काम ये किया करते थे, जिस तरह से लोगों से मिला करते थे, वो अभूतपूर्व था, लोगों ने देखा ही नहीं था। और यही बात हितेश्वर सैकिया ने पहली बार देखी थी। ये तो गजब का नेता है। उनको तो खैर एक मयान में 2-3 तलवार मिल गई थी कि इनको आंसू को काटना था, लेकिन जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, लोगों का काम कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, वो तो है ये कम्युनिकेटर। नेता ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं, ये सब गुण एक साथ मिलते नहीं है। हाँ, कि कुछ थोड़ा एक डिस्टेंस बना लेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, इनको ये इंटेलेक्चुअल होते हुए भी ये जुड़ सकता है। ये पीएचडी डिग्री है इनकी। अच्छा, पीएचडी है, पीएचडी डिग्री है और लॉ किया हुआ है इन्होंने। और कॉटन कॉलेज से या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पीएचडी के मायने होते हैं। ऐसे पीएचडी, ये डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा हैं ये। तो और जो पूरा गवर्नेंस, आप अगर इनकी पीएचडी की थीसिस को पढ़ेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको उसमें दिख जाते हैं जो वो करना चाहते थे। सर आपने कहा ना कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अलग स्टाइल का। आपने देखा होगा कि जब कभी चुनावी सभा हो या फिर कोई राज्य का कार्यक्रम हो, वो मंच एक अलग तरीके का बनता है। एक रैम्प वॉक जैसा आगे रैम्प होता है जिसमें नाचते गाते लोगों से मिलने आते हैं। आमतौर पे एक डी बना होता है जिसमें नेताओं से दूरी बनी। ये अलग तरीके का स्टाइल है, ये कैसा? देखिए, 2 चीज़ें ये कन्वे कर रहे होते हैं जब वो ऐसा कर रहे होते हैं। एक ये कि हम आज बैठकर असम में की मिलिटेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका श्रेय कौन लेगा? भाई, नेता बेफिक्र होकर लोगों से मिल रहा है, इस बात को आप कैसे दिखाएंगे? यही तरीका होता है कि वो जो सिक्योरिटी डी और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और वो तो श्रेय ये लेना चाहेंगे कि उल्फा के एक फैक्शन से, जो बोडो मिलिटेंट्स के एक बहुत बड़े फैक्शंस को, सबको मेन स्ट्रीम में लाने का काम इन्होंने किया। और छोटी छोटी बहुत सारी मिलिटेंसी थी, असम के अंदर थी, असम के आसपास थी, उन सबको ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो उसका श्रेय तो कोई लेगा। और श्रेय लेने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप लोगों में बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। आप किसी के भाई बन रहे हैं, किसी के मामा बन रहे हैं, किसी के चाचा बन रहे हैं, तो आप बन रहे हैं और लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं। तो पहला मैसेज तो ये होता है कि भाई, सिक्योरिटी सिनेरियो जो स्टेट का है वो पूरी तरह से बम ब्लास्ट, असम यानी हत्या और मिलिटेंसी की बात होती है। और पिछले जब बीजेपी की सरकार आई उससे पहले से उल्फा का अंत शुरू हो गया था, लेकिन उसको एक फाइनलिटी देना कि अब नहीं है, मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे, वो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के कार्यकाल में होता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक नेता कम्युनिकेट करता है और एक नेता आपके बीच में रहता है और जाता है, वो आप कैसे कन्वे करेंगे? वो आप अपने सीएम के निवास में रह के नहीं कर सकते। आप लोगों के बीच में वैसे जाओगे और एक डिफरेंशिएटर के तौर पे, एक दूरी बनाए बगैर लोगों से मिलने का, हंसने गाने का कल्चर है वहाँ के, उस कल्चरल इथोस को वो एड्रेस कर रहे होते हैं। असम के कल्चर का हिस्सा है वो सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आज तक किसी सीएम को ऐसे डांस करते हुए देखा नहीं मंच पे। और उनका तो जितने तस्वीरें आई चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, वो खूब खुशी खुशी डांस करते हैं, लोगों के बीच में जाके घुल मिल जाते हैं। ये क्या स्टाइल है सर? यही स्टाइल है, यही असम है। असम हिंसा एक एबरेशन था, ये एक कॉन्टिन्यूटी है जिसको पहले के नेताओं ने उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया। अलग अलग वजह रही होंगी, लेकिन इस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपके बीच का आदमी हूँ। एक कल्चरल मैसेजिंग है वो कल्चरल मैसेजिंग है कि बिहू होगा तो मैं बिहू डांस में आपके साथ रहूँगा,
क्योंकि बिहू डांस में तो घर परिवार के लोग ही रहते हैं, कोई बाहर से तो डांसर आते नहीं है उसमें। लेकिन ये स्टाइल तो सिर्फ हेमंत में आई ना, इससे हेमंत में पहले आई, तरुण गोगोई भी रहे, सर्बानंद सोनोवाल भी रहे, वो इस तरह का नहीं करते हुए दिखे ना। मैं अब सर्बानंद सोनोवाल को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। सर्बानंद सोनोवाल माजुली के थे, और लेकिन जो सत्रों में उनका जो जिस तरह का रिलेशन होता था वो अलग तरह का था। सत्र समझ लीजिए मंदिर है, मंदिर में सत्राधिकारी होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं और सत्र में डांस होता है, तो उस तरह वो वहाँ जाते थे। उनका कल्चरल मैसेजिंग का तरीका अलग था, इनके मैसेजिंग अलग है। ये बहुत ज़्यादा मास है। ये पहले चरण में जब पहली बार मंत्री बने थे तब भी ऐसे ही थे? मैंने इस तरह का चुनाव प्रचार तो नहीं देखा था, उस तरह से स्टाइल में लोगों ने नहीं देखा था। सर, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। आमतौर पर सारे सीएम्स जब बात करते हैं तो एक थोड़ी सी भाषाई गरिमा रहती है। आपने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने, उसके बाद वो आरोप लगे तो उस आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पहले मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा। फिर बगल में कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़े हैं, कह रहे हैं ये कैसे जाने दिया, इनको बाद में देखूंगा, पहले करूंगा। ऐसा कोई सीएम बोलता हुआ देखा नहीं गया आज तक सर। देखिए वो जिस तरह की भाषा है सर, उसको लेकर वो ज़्यादा विवादित रहते हैं। लेकिन मैं अगेन देखो, ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन का ही नतीजा है कि भाई मुद्दा क्या हो सकता था, मुद्दा क्या बना और उसको किस तरह से उन्होंने घुमा दिया। सीधी सी बात है कि भाई वो मुद्दा बनाने की कोशिश थी, मुद्दा बनानी, और आप उस बयान की चर्चा कर रहे थे, उसके पीछे जो आरोप था उसकी चर्चा तो हुई नहीं, तो वहीं वो सफल हो गए। सबसे बड़ी बात है। और इससे इतर भी जो बहुत सारी बातें उनकी, कई बार तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी उनके कई बयानों की चर्चा हुई है और अलग अलग रूप में वो सारी चीज़ें आई हैं। तो ये बात नहीं है कि वो जानते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, जानते समझते, अच्छी तरह से जानते, सोच समझ के करते हैं। और अगर आप उनके ट्वीट्स और इनको आप एनालाइज करें तो ज़्यादातर जो है 80% चीज़ें डेवलपमेंट ओरिएंटेड होंगी, कुछ कल्चरल होंगी और कुछ ऐसे होंगे, कुछ टारगेटेड भी होती हैं, जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ तस्वीर पे लिखा था। हाँ बिल्कुल, ये मैसेजिंग है जिसको हमें समझना पड़ेगा। और वो जिनको समझाना चाहते हैं अपने वोटर्स को, वो समझ चुके होते हैं कि उनको क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो इस तरह का बयान देते हैं तो दरअसल वो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जो चीज़ हाशिए में था, जो लोग चर्चा कर रहे थे, उसको मेन स्ट्रीम करते हैं, वो उसको बीच में ले आए। मियाँ की पॉलिटिक्स जो है, तो ये बात लोग चर्चा करते थे 20 साल पहले, ये चर्चा होती थी। पूरा का पूरा असम आंदोलन के बाद का जो पूरी चर्चा और डिस्कोर्स है, तो वो पूरा यही था, असमिया और बात थी। आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो बोलेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और इन्फिल्ट्रेशन को उन्होंने किससे जोड़ा, एक वर्ग से जोड़ा, और उसके बाद कहा कि ये लोग आ गए। तो वो उसको वॉइस कर रहे थे और इसी भाषा में बात होती है। तो गौरव गोगोई को लेकर भी जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, गौरव गोगोई डिप्टी लीडर ऑफ पोजीशन है लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो बिना सोचे समझे करे, जानबूझ के करने किसी एक ऑडियंस को तो मैसेज दे रहे हैं। लेकिन ऐसी भाषा आपने कभी सुनी असम में रहते हुए किसी सीएम की? मैंने तो हेमंत बिश्व शर्मा जी से भी ऐसी भाषा नहीं सुनी थी, लेकिन उस समय का परिदृश्य अलग था, अभी का अलग है। जो इलेक्शन कैंपेन था, जिस तरह के आरोप हेमंत बिश्व शर्मा पे लगाए जा रहे थे, मुझे लगता है कि उस तरह के जवाब देने की उनको ज़रूरत पड़ी होगी। अदरवाइज़ वो पेशे से वकील हैं और डॉक्टरेट है, तो कैसी भाषा होनी चाहिए उनको अच्छी तरह से पता है कोई। और लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और गौरव गोगोई के जाने के बाद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो शायद वो उसी का जवाब दे रहे थे। आपको लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा शायद आज भी कांग्रेस में होते हैं अगर गौरव गोगोई राजनीति में ना आते तो? देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है इस वक्त, उस स्थिति में वो आदमी बहुत दिन तक कांग्रेस में होता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे नहीं लगता महत्वाकांक्षा। हाँ, महत्वाकांक्षा ही नहीं है, वो राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने आप को दिखाना चाहता है। आप ये बताइए कि 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, उस समय तक जो लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में दिखने वाले जो नेता थे, जो कांग्रेस में रहे बाद तक, उनका क्या हश्र हुआ पार्टी के अंदर? वो आज पार्टी में कहाँ है? साइडलाइंड है या फिर नहीं है? तो बहुत ही मुश्किल है कि अगर राष्ट्रीय रोल ना हो, एक बड़ा रोल ना हो, तो आप हेमंत बिश्व शर्मा किस्म के टैलेंट को, प्रतिभा को आप अपने पास रखें, उसके लिए आपको रोल क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप
देखते होंगे सर कि जहाँ भी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक मुख्यमंत्री जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो है योगी आदित्यनाथ। एक और आ गए हैं, वो हैं हेमंत बिश्व शर्मा। चुनाव कहीं का भी हो, महाराष्ट्र में भी उनकी डिमांड थी, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव में भी खूब प्रचार किया। आपको लगता है कि सर वो एक जगह बना रहे हैं अपने लिए, योगी आदित्यनाथ के बाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ या बन चुके हैं, आप मानते हैं? या बन चुके भी हैं और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई हर्ज भी नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, वो बड़े नेता हैं और वो इस असम, उत्तर पूर्व की सीमाओं में अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहते हैं। बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं इसके ऊपर कि क्या ये भावी केंद्रीय नेतृत्व की ओर ये आदमी जा सकता है, नहीं जा सकता, इस तरह के बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। तो लेकिन ये आदमी अपने आप को वहाँ तक बांध के रखने वाला नहीं है। और जिस तरह से अपने पर्सनालिटी पे और अपने पॉलिटिकल पर्सनालिटी में, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो तो मतलब बस समय की बात है कि ये कब उस सीमा को लांघते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने जो अब देखा होगा कि चुनाव में अब वो जिस तरह से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले दिनों में, जो आपने कहा ना कि कब लांघते हैं, आप कब देखते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा उस सीमा को कब लांघेंगे और नेशनल की पॉलिटिक्स की तरफ? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि राज्य के अंदर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मोदी जी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री ही थे। आपको लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा के लिए वो समय कब आएगा? देखिए, इसका थोड़ा सा मैं लंबा उत्तर देना चाहूँगा कि कुछ अनिवार्यताएं दिखाई जाती हैं कि ये प्रधानमंत्री होने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक की राष्ट्रीय स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन चलाने का अनुभव होना चाहिए, राज्य या केंद्र सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का होना चाहिए, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप अपने आप को किस तरह से डील करते हैं या किस तरह से आपका इंटरेक्शन होता है, ये 2-3 बातें आमतौर पे कही जाती हैं। तो अब अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे धीरे धीरे हेमंत बिश्व शर्मा अपनी छाप जो छोड़ना चाहते हैं, मीडिया के ज़रिए हो, कैंपेन्स के ज़रिए हो, वो करते हैं। झारखंड का चुनाव पूरी तरह से एक तरह से बीजेपी ने उन्हीं के हाथों में सौंप रखा था। हालांकि वहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन कहा जाता था कि वो सुबह हवाई जहाज़ से रांची आते थे और शाम को वापस जाते थे, और इस तरह से करीब 6-8 महीने उन्होंने झारखंड की राजनीति में दखल बना के रखी और बीजेपी की कैंपेन को संभाला। उसके इतर जो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे अभी उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा एक चाणक्य की ज़रूरत होती है भारतीय, आप पॉलिटिकल सेटअप में कहते हैं। तो एक बात जो मुझे सुनने में आई वो ये कि जिस तरह से अमित शाह नरेंद्र मोदी के चाणक्य हैं, अमित शाह का चाणक्य कौन होगा? मैं इस सवाल का जवाब यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, इस तथ्य के साथ कि अमित शाह पर एक किताब, एक बायोग्राफी लिखी गई, उसका असमिया अनुवाद किसने किया? हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। तो आप एक लीनियज समझने की अगर आप कोशिश करें तो आप उसमें आप समझ जाते हैं कि कौन किसके कितना करीब है और कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, जो हिंदुत्व का आपने जो कहा कि जो असमिया समाज की जो मैं बात करूँ, तो असम सिर्फ असमिया लोगों का नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी जनजातियाँ भी हैं। तो वो एक वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं वहाँ पर, दूसरे धर्मों के अलावा भी। तो उनके बीच में जो है, आप हिंदुत्व की बात नहीं करोगे तो आप किसकी बात करोगे? वो सिर्फ बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो जो उनका इंटरनल ऑडियंस है उसके लिए भी ये बात कह रहे होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये असम की राजनीति को जब छोड़ना चाहें तब छोड़ें, लेकिन इनको जो है एक रोल मुझे जो दिखाई पड़ता है वो यही है कि नरेंद्र मोदी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, जो उनका सारा पॉलिटिकल हैंडलिंग स्टेट में और बाद में राष्ट्र के स्तर पे कर रहे थे। और जब नरेंद्र मोदी जब परिदृश्य से
अलग होंगे तो जो अगला नेतृत्व होगा उसका चाणक्य कौन हो सकता है, उस स्तर पे अभी हम सोच सकते हैं, अभी के हिसाब से, आज के पॉलिटिक्स के हिसाब से। उसके उस समय क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो लीनियस दिखाई देती है कोई इस तरह की दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि सर आने वाले दिनों में वो राष्ट्रीय राजनीति में होंगे, और जिस तरह का रोल अमित शाह के पास है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम नहीं है, पीएम नहीं है लेकिन पीएम से कम नहीं है, लेकिन चाणक्य है पूरी पार्टी और सरकार की, क्या ऐसा रोल आप हेमंत बिश्व शर्मा के लिए देखते हैं? हो सकता है। हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह के नेता हैं, गैर हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी भाषियों के बीच में आपने कहा कि इतने पॉपुलर है, हर जगह उनकी भाई बुलाया जाता है, डिमांड है, तभी महाराष्ट्र तक में जाके चुनाव प्रचार करके आते हैं। तो उनमें वो खासियत तो है ही है, लेकिन अब पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से बनता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं ये 100% तौर पे कह सकता हूँ कि ये पीछे हटने वाले, हेमंत बिश्व शर्मा पीछे हटने वाले नेताओं में नहीं है, चाहे आप उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी दें या अंतर्राष्ट्रीय दें या राज्य की दें, वो उन सब चुनौतियों को लेने के लिए तत्पर रहेंगे और लड़ेंगे कि मुझे वो चुनौती क्यों नहीं दी जा रही है, मैं उसको लड़ना चाहता हूँ। सर एक सवाल अब उनकी पर्सनल लाइफ पे, मतलब पॉलिटिकल लाइफ तो अब सबके सामने है, आपने भी इतना करीब से देखा, आपने जब उनको पहली बार से देखा है, इतने लंबे समय से, यंग एज से देखा है, क्या वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? मतलब फैमिली मैन हैं या 24 घंटा पॉलिटिक्स करने वाले, या हमेशा वही पॉलिटिक्स सोचते रहते हैं? किस तरह है उनकी पर्सनल लाइफ सर? देखिए, पर्सनल लाइफ में मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपने पिताजी के बहुत करीब हुआ करते थे, और फैमिली मैन तो नहीं है वो एक पॉलिटिकल जीव है, एक राजनीतिक जीव हैं, और वही उनका, अगर उसके बगैर वो जी नहीं सकते। मुझे लगता है कि दिन में 2000-3000 लोगों से जब ना मिलें तब तक उनका काम चलता नहीं है। और मुझे एक जानकार व्यक्ति ने बताया कि आप अगर उन्हें मैसेज करते हैं और उन्हें लगता है कि आपके मैसेज का जवाब देना, तो उनको दिन में करीब 2-2.5 हज़ार मैसेज आते हैं, सबका वो व्यक्तिगत तौर पे जवाब भी देते हैं। अच्छा, हाँ, उनके पास इतना समय होता है कि वो ये काम कर लेते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो शिकायतें होती हैं ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको वो कभी नेगेटिवली नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कि बोलो ये सिस्टम को करेक्ट करने का तरीका है। शिकायत नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है? सब कुछ सही है ऐसा नहीं रहता, ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया जैसे देश में। तो ये आदमी उस तरह का विचित्र है, वो सोचने का तरीका, जहाँ हम सीधे सोचेंगे वो ऐसे भी देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे, वो सीधे 3 तरफ से देखेंगे, तो फिर उनका तरीका जो होता है सोचने का वो बहुत ही अलग है। तो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती ये चीज़ें, और ना ही कोई जो सोल्यूशन है वो उनका लिए यूनिडायरेक्शनल है। बहुत एंगल से वो किसी चीज़ को, फैमिली मैन नहीं है, मतलब पिता के करीब थे, लेकिन करीब थे वो, उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे बीच में जो संवाद था वो उस दिशा में था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पिता के करीब थे। अदरवाइज क्योंकि उन्होंने पिताजी का नाम लेके कहा था कि देखो ये किस्सा आप एक बार ढंग से बताएं कि सर हुआ क्या था उस समय? देखिए, एक रिपोर्ट की थी कि भाई चुनाव का संदर्भ था या कोई और संदर्भ था, मुझे ठीक से याद नहीं था, जिसमें मैंने हेमंत जी को बाहुबली नेता कहा था, असम के बाहुबली नेता हेमंत बिश्व शर्मा, जो आमतौर पे यूपी बिहार के नेताओं में। तो वो एक हिंदी चैनल में चला था और जिसपे हेमंत जी की नज़र पड़ी, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो और उन्होंने असमिया में ये कहा कि, और सारी औपचारिक बातचीत के बाद हुई कि ये रिपोर्ट आपने की थी। बोले हाँ मैंने की थी। तो मैंने देखी, तो मैंने पूछा कैसी लगी आपको? तो और सब तो ठीक था, लेकिन आपने हमको बाहुबली बोला। बाहुबली, मेरे पिताजी को ये शब्द अच्छा नहीं लगा। उनको इस बात से दुख था कि पिताजी को बुरा लगा। हाँ, पिताजी को, वो कहना ये नहीं शायद चाहते होंगे कि मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं बाहुबली नहीं हूँ। देखिए, उस समय वो दौर था कि उन पे वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे और बहुत तरह के आरोप लगते थे। वो असम आंदोलन से निकले हुए, असम आंदोलन के बाद वाले नेता थे। इनको एक ज़माने में प्रफुल्ल कुमार महंता और भृगु कुमार फुकन का एरेंड बॉय भी कहते थे कि भाई उनके काम इशारे पे काम करते हैं, उनका काम करते हैं। बाद में इनको तरुण गोगोई का एरेंड बॉय भी कहा जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच में ये अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इमेज कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं कि वो एक अलग तरह का डायस बनता है लोगों से अलग तरह से, तो एक इमेज को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले व्यक्ति हैं कि किस तरह का इमेज बने। तो हर वक्त पॉलिटिक्स है और हर वक्त अपने इमेज को लेके, भाई मैं कैसा, लोग मुझे इस फैसले से किस रूप में देखेंगे, इसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा सजग रहते हैं। और सर, जब आप कहते हैं कि उतना फैमिली को टाइम, लेकिन जब फैमिली के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा जो हाल के चुनाव,
वो जिस तरह से आए या उनका परिवार आया, आपने ऐसा देखा है कभी पहले कि कुछ एलिगेशन लगे हैं तो परिवार भी इनको डिफेंड करने आया, या परिवार के साथ वो दिखे हैं उसको चीज़ों को करते हुए? देखिए, परिवार के साथ तो बहुत कम ही पब्लिक जो इंटरफेस होता है वो बहुत कम ही रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ उनके परिवार में जो लोग हैं, जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं, उनसे मेरी कभी कभी बातचीत होती थी एक ज़माने में। तो बहुत ही नॉर्मल एसमीज समाज बहुत अलग तरह का समाज होता है कि बहुत एलिटिस्ट नहीं है अपने सोच में और अपने रहन सहन में, बहुत ही आम तरीके से लोगों से मिलने वाला समाज होता है। तो कभी परिवार एक दो बार इससे पहले भी कुछ आरोप उनकी पत्नी पे लगाने की कोशिश हुई थी, और मुझे लगता है कि हमेशा जो भी आरोप हेमंत बिश्व शर्मा पे लगा उसको उसका जो प्रत्युत्तर होता है उसमें उतनी ही शक्ति होती है। कभी आप उनको रिलेंटलेस पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं ना, कि हर वक्त पॉलिटिक्स है और हर वक्त पॉलिटिकल जवाब के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति है, कि आप इससे बहुत ज़्यादा आप रहम की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। कि अगर उनको गलत तरीके से कुरेदा है तो आपको उसका जवाब मिलेगा, पॉलिटिकली जवाब ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल कि सर, महत्वाकांक्षी हैं तो आपने कहा कि अपनी सीमाओं को भी अभी रखा है, अब उस सीमाओं में रखा है, जल्दी लाएंगे। आपको क्या लगता है कब तक आ सकते हैं? अगर केंद्र की राजनीति करनी हुई तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा केंद्र की राजनीति के लिए आएंगे अगले होने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, वो डिपेंड करता है कि केंद्र में सबसे ऊपर कौन है। अच्छा, तो मुझे अभी लगता है कि ये राज्य की जो राजनीति है वहाँ तक इनकी भूमिका देखी जा सकती है, और पार्टी में और आरएसएस इनको किस रूप में आगे बढ़ाना चाहती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अच्छी बात ये है, या जो मुझे लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा की दृष्टि से जो बात है वो ये है कि अब ये सेकेंड और थर्ड लेयर लीडरशिप में समानांतर करें, और कई नेताओं के पैरेलल खड़े हैं। तो इनका कद जो है, अगर देखा जाएगा कि अगला नेतृत्व कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो नज़र इनके ऊपर भी जाएगी। आपको लगता है कि मतलब कुछ मुख्यमंत्री जिनका नाम लिया रहता है कि मोदी के बाद कौन, कहा रहता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद ये इनके वारिस हो सकते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम लिया रहता है, देवेंद्र फडणवीस है, इनका नाम भी काफ़ी लिया रहता है। बिल्कुल, मैंने आपको इशारा किया। मैं देखिए, स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन बदल सकता है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कि, तो मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की जो भूमिका है इस वक्त सरकार में और पार्टी के अंदर, उस भूमिका की जब तलाश होगी तो उसमें मुझे लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा, उसी भूमिका में अगर किसी को आना होगा तो हेमंत बिश्व शर्मा उसके लिए एक व्यक्ति, एक टैलेंट के रूप में देखे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। तो ये थे संजय नंदन जी, जिन्होंने एक लंबे वक्त तक हेमंत बिश्व शर्मा को वहाँ की राजनीति में उभरते देखा, बनते देखा, और आज के देश में आगे क्या हो सकता है उन संभावनाओं पे बात की, और अपने जो अनुभव है वो भी साझा किए। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।